मैंने जीपीयू के बारे में इस चैनल पे कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ, पर कभी भी जीपीयू के स्पेक्स के बारे में नहीं बताया। तो आज इस वीडियो में सब कुछ हर एक पॉइंट इस पे कवर करूँगा ताकि कुछ भी टर्म रह ना जाए। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है। अगर आप एक लूकी है या नया है तभी ये वीडियो देखें, और इन टर्म्स के बारे में आप पहले से जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only. तो वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मैं शायद 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जीपीयू, जिसको हम ग्राफिक कार्ड बोलता हूँ, एक्चुअली वो जीपीयू नहीं है जिसको हम जीपीयू बोलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जीपीयू जो है वो सिर्फ 3 कंपनीज बनाता है, AMD, NVIDIA और इंटेल। ये जो चिप आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है दी एक्चुअल जीपीयू जिसको AMD, NVIDIA और इंटेल बनाता है। और इन चिप्स को यूज़ करते हैं दूसरे ग्राफिक कार्ड बनाने वाले कंपनीज, जैसे कि MSI हो गया, Inno3D हो गया, Galax हो गया। ये क्या करते हैं कि वही चिप को लेते हैं और उसको PCB में डालते हैं। PCB मतलब वो बोर्ड जिस पे ये चिप चिपकाया जाता है, और अलग अलग साइजेस के VRAM सेट करते हैं और चिप को अच्छे से कूल रखने के लिए 1 फ़ैन, 2 फ़ैन या 3 फ़ैन ऐसे लगा देते हैं ताकि जीपीयू कूल रहे और एक अच्छा स्टेबल FPS आपको निकाल के दे सके। नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या है जीपीयू। तो जीपीयू आर्किटेक्चर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी है जिस पे वो पार्टिकुलर जीपीयू बना है। हर एक नया आने वाला अगला 2 से 3 साल पे चेंज होता रहता है, और AMD और NVIDIA जैसे कंपनीज हर अपग्रेड के साथ साथ फिजिकल कंपोनेंट्स को छोटा करता जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स और ट्रांजिस्टर्स इन पे ऐड किया जाए ताकि और अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। और हर एक आर्किटेक्चर के साथ हमको देखने को मिल रहा है कि जितना छोटा होते हुए जा रहा है ये चिप्स, पावर कंजम्पशन भी कम होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे आपने देखा है ना, CPUs में क्लॉक स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ ऐसे GPU पे भी कोर्स लगे हुए होते हैं। उनका जो स्पीड है वो कोर क्लॉक स्पीड है। देखो, GPU के कोर क्लॉक स्पीड 2 तरह के होते हैं, एक है बेस क्लॉक स्पीड और दूसरा है बूस्ट क्लॉक स्पीड। तो कोर क्लॉक स्पीड का मतलब है ये पर सेकेंड कितने कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर पाएगा। तो बेस क्लॉक स्पीड जो है वो ये है कि इतना कैलकुलेशंस तो मिनिमम आपका जीपीयू कर ही लेगा। और मान लो आपने हैवी गेम्स वगैरह खेल लिया तो क्या होगा कि वो अपने आप से बूस्ट क्लॉक स्पीड पे चला जाएगा, ताकि गेम के लिए जो और एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस चाहिए होगा वो उन कोर्स के थ्रू और फास्ट होगा। और एक बात, बूस्ट क्लॉक स्पीड जो है वो स्टेबल नहीं है, मतलब वो अपने बेस क्लॉक स्पीड पे आना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर बूस्ट क्लॉक स्पीड पे काम करता रहा तो वो ज़्यादा हीट होगा, और हीट होगा तो परफॉर्मेंस पे भी ड्रॉप होगा। और बेस और बूस्ट क्लॉक स्पीड के साथ एक और भी है जो कि है ओवरक्लॉक, जिस पे बूस्ट से भी और फास्ट कैलकुलेशंस हो पाए, पर ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल है। हालांकि लोग जीपीयू को कम ही ओवरक्लॉक करते हैं, फिर भी कुछ लोग करते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मन किया तो बता दिया। तो CUDA कोर्स जो है वो NVIDIA के कार्ड्स पे देखने को मिलेंगे, और जो स्ट्रीम प्रोसेसर्स है वो AMD के कार्ड्स पे देखने को मिलेंगे। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना जान लो कि जितना ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। पर एक बात ध्यान रखना कि ये कौन सा आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ओबियसली नया आर्किटेक्चर वाला है तो ये पुराने आर्किटेक्चर से अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे आपके पीसी पे एक्सटर्नल रैम लगे हुए होते हैं ताकि CPU को जब चाहे डाटा ट्रांसफ़र में मदद कर सके, वैसे ही ग्राफिक कार्ड पे लगे हुए होते हैं ये रैम, जिसको हम VRAM बोलते हैं, और GPU को इनके जब चाहे ये डाटा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और आपने सुना होगा GDDR5, GDDR6, तो ये सिंपल है, जितना बड़ा आपको नंबर दिखेगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। आपने देखा होगा जब भी आपके PC पे आप नॉर्मल टास्क वगैरह करते हो और आपका PC लैग या स्टार्टर करता है, तो आप क्या करते हो, तो आप सिंपली एक रैम को अपग्रेड कर देते हो। रैम को अपग्रेड करने से 80% ऑफ द लैग्स और स्टार्टर्स जो है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे ही इन कार्ड्स पे भी आपने सुना होगा 4GB ग्राफिक कार्ड, 8GB ग्राफिक कार्ड वैसे। तो यहाँ अगर मान लो एसासिन्स क्रीड वालहल्ला खेल रहे हो और आपका VRAM 4GB का है,
तो हो सकता है आपको बीच बीच में स्टार्टर्स देखने को मिलेगा। तब अगर आप 8 GB का कार्ड लगा देते हो तो आप स्मूथली गेम को रन कर पाओगे। तो बेसिकली ये रैम जैसे ही काम करते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने में GPU तक। एक और बात, आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग 1080p या 1440p पे ही गेम्स को खेलते हैं। 4K पे 99% लोग नहीं खेलते। तो मिनिमम 4 GB या 16 GB मोर देन इनफ है। और 24 GB वाले ले रहे हो तो वो मेरे हिसाब से ओवरकिल है, क्योंकि गेम्स को उतनी स्पेस की ज़रूरत ही नहीं है इन 2022। अगर आप ये वीडियो 2023 या 24 में देख रहे हो तो हो सकता है 24 GB आपके लिए इनफ रहेगा। जैसे कि आपके PC पे जो रैम है वो उसका स्पीड 3200 MHz या 3600 MHz पे बेस्ड है, वैसे ही ग्राफिक कार्ड पे जो रैम है उसको आप कितनी स्पीड से एक्सेस कर पा रहे हो। हाँ, आपने 8 GB का GPU ले आया, पर उसका स्पीड भी तो जानना ज़रूरी है। तो मेमोरी बैंडविड्थ जो है ये इतना इजी टॉपिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक GPU को ओवरक्लॉक किया तो क्या होगा कि आपका मेमोरी का जो क्लॉक स्पीड है वो बढ़ जाएगा, तो आपका जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाएगी। और बात करें बास विड्थ की, जो आपको कई तरह के देखने को मिलेंगे, जैसे कि 256 बीट, 384 बीट वैसे। तो आप गेस कर पा रहे होंगे कि 384 बीट जो है वो 256 से ज़्यादा फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और एक बात, TPS कितना है, मतलब ट्रांसफ़र पर सेकेंड कितना है। अगर कार्ड GDDR5 पे बेस्ड है तो थोड़ी स्लो होगी, और GDDR6 है तो फास्ट। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो डिपेंड करता है। अब TDP की बात करें तो ये एक कैलकुलेशन मान सकते हो आप कि आपका GPU कितना वाट के पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कितने वाट का PSU लेना चाहिए ताकि आपके ग्राफिक कार्ड को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर मिल सके। API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप। फॉर एग्जांपल वल्कन, डायरेक्टएक्स, OpenGL, इन सब को API बोलते हैं। आपका PC पे जो गेम्स है उनको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ जो मिलके काम करने का ज़रिया है वो ये है API। ये बेसिकली एक इंटरफेस है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बात करना आसान हो सके। देखो, मैक्सिमम केसेस में आपका जो मदरबोर्ड है वो 75 वाट की पावर आउटपुट दे देता है, और कई कार्ड्स के लिए इतना अमाउंट ऑफ पावर सफिशिएंट होता है चलाने के लिए। और आजकल के मॉडर्न ग्राफिक कार्ड्स पे पावर कनेक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि 6 पिन हो गया, 8 पिन हो गया, डबल 8 पिन हो गया। और ये पावर आपको आपका PSU प्रोवाइड करता है थ्रू डायरेक्ट वायर्स। और साथ ही डिस्प्ले पोर्ट्स के बारे में बात कर देता हूँ। इस पे कहने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपका कार्ड मॉडर्न है तो भाई बस GPU के साथ जो केबल आपको मिलेगा उससे मस्त आउटपुट मिलेंगे। GPU का जो परफॉर्मेंस है वो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करने के लिए टेराफ्लॉप्स यूज़ किया जाता है। और ये टेराफ्लॉप से होता क्या है, आप चाहे पुराने हो या नया कार्ड, अगर उसका परफॉर्मेंस जानना है ना तो बस उसका टेराफ्लॉप्स देख लो, आपको पता चल जाएगा। और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इससे ये पता चलता है कि दूसरे कार्ड से ये कार्ड पावरफुल कितना है और ये कार्ड आपको लेना चाहिए है या नहीं। ये आप सिंपल टेराफ्लॉप्स देख के ही बता सकते हो। ये नाम से गेस कर सकते हो आप। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, इतना जान लो कि जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट ROPs, जो कि है रेंडर ऑपरेशंस यूनिट। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस GPU सब कुछ प्रोसेस करके ख़त्म कर देता है, और उसके बाद जो डिस्प्ले पे रेंडर करना होता है उसी को ROP बोलते हैं। अब कुछ स्पेशल फीचर्स जो कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब अगर NVIDIA की बात करें तो DLSS, रे ट्रेसिंग, SLI एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसे बहुत कुछ मिलते हैं। और AMD की बात करें तो क्रॉसफायर, FreeSync, FSR एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसे कई सारे फीचर्स आपको AMD भी प्रोवाइड करते हैं। तो DLSS और FSR, DLSS NVIDIA का और FSR AMD का, ये क्या करता है, अगर आप मतलब 45 FPS ऑब्टेन कर रहे हो आपका कार्ड पे, और अगर ये गेम FSR या फिर DLSS को सपोर्ट करता है तो क्या करता है, ये गेम उसी ग्राफिक में या थोड़ा सा मतलब रिजोल्यूशन है उसको कम करके आपको FPS जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर आप 45 FPS अचीव कर पा रहे हो तो FSR या DLSS को ऑन करने से आपको 60 FPS अचीव कर पाओगे।
और वीडियो को एंड करते करते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक नया कार्ड लेने के लिए सोच रहे हो और आपको ये सारी जानकारी होने के बाद भी अगर नहीं मालूम पड़ रहा कि आपको कौन सा कार्ड लेना चाहिए, तो आपका इसके लिए सॉल्यूशन एक ही है, बेंचमार्क्स। आप YouTube पे जाइए, जो भी मन चाहे आपका कार्ड लेना चाहते हो वो आप YouTube पे सर्च कीजिए, उसका गेम्स टेस्ट देखिए और उसके साथ साथ दूसरे कार्ड्स को भी कंपैरिजन में देखिए, ताकि आपको उस कार्ड का एक अच्छा खासा आइडिया हो जाए और आप वाइजली कार्ड को चूज़ कर सको। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।